नमस्कार, मैं रजनी आज आपको बताऊँगी कि किस तरीके से हम सिंपल वे में अपने चार्ट में मैरिज का प्रॉमिस, मैरिज में डिले और मैरिज के इवेंट में होने में कौन-कौन सी परेशानियाँ किस वजह से आती हैं, बहुत ही साधारण तरीके से हम लोग सीख सकते हैं। और आज की क्लास बेसिकली रहेगी हमारी शादी से जुड़े हुए हर उस एस्पेक्ट पे जिसके लिए हम बहुत बार जो है बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलजर्स के पास जाते हैं, उसके बावजूद हमें जो है वो उसका हल नहीं मिलता। तो जितने भी स्टूडेंट जो है वो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप साथ के साथ इन रूल्स को अपने चार्ट्स पे लगाइए, अपने नियर्स और डियर्स जो हैं, उनके चार्ट्स पे लगाइए ताकि आपको जो है इसकी पूरी प्रैक्टिस हो पाए क्योंकि आप लोग जानते हो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको इवेंट्स जो है उनकी नॉलेज, उनमें आने वाली परेशानियाँ, बाधाएँ सब कुछ आपको पता चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे आज मैरिज एस्ट्रोलॉजी की। मैरिज एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है कि आपकी शादी जो है वो किन भाव से जुड़ी हुई है। किन भाव से जुड़ी हुई है, किन राशियों से जुड़ी हुई है और आपका जो लाइफ पार्टनर है या आपकी ज़िंदगी में जो सुख जिसको हम बोलते हैं, मैरिड लाइफ यानी बेडरूम लाइफ और आपकी पर्सनल, इमोशनल, फाइनेंशियल हर चीज़ जो है आपके मैरिज के बाद चेंज हो जाता है और वो क्यों चेंज होता है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से हम लोग एक चार्ट के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरे पास व्हाइट बोर्ड में मैं आज आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने वाली हूँ कि किन-किन चीज़ों को लेकर आप शादी-ब्याह के सारे मामले जो है वो सेट कर सकते हैं और जिनके सेट नहीं हुए हैं, किसी भी तरीके से शादी नहीं हुई है अभी तक या आने वाले समय में होने वाली है, तो आप अपने क्लाइंट्स को किस तरीके से बताएँगे कि उनकी लाइफ में शादी का इवेंट होना भी है या नहीं होना है? और अगर होना है, तो वो किन प्रॉब्लम्स के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम किसी का हॉरोस्कोप देखते हैं, जब भी हम किसी का कुंडली देखते हैं, तो हमारे पास इस तरीके से 12 भाव जो है, वो बने हुए आते हैं। मुझे उम्मीद है जितने लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, वो सभी लोग इससे भली-भांति जो है वो परिचित है। तो हम बात करेंगे कि जब भी आप किसी का चार्ट देखो, मैरिज के विद रिस्पेक्ट, ठीक है? तो मैरिज जो है वो क्या है? वो हमेशा 2 बॉडीज़ का नहीं बल्कि 2 आत्माओं का भी संगम है। तो जब भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रूल जो है आप लिखेंगे, पहला रूल जो है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप असल में कैसे इंसान हैं। फर्स्ट हाउस, ठीक है? सी फर्स्ट हाउस ऑफ क्लाइंट। मुझे उम्मीद है आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी राशियों के बारे में जो कि 12 होती हैं, कितनी राशिज़ होती हैं? 12 राशिज़ होती हैं, ठीक है? और इसके साथ ही 9 प्लैनेट्स होते हैं और 27 नक्षत्रास होते हैं। हमारी जो पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी जो है वो इसी से जुड़ी हुई है। तो आपको क्या याद रखना है? 9, 12 और 27 ये 3 चीज़ें अगर आप याद रखेंगे, तो हमेशा आपको प्रेडिक्शन में आसानी होगी। तो अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि फर्स्ट हाउस जो है वो आपको, सेल्फ को, जिसकी मैरिज होनी है, उसके बारे में बताता है। फर्स्ट राशि जो है, वो एक्स, वाई, ज़ेड कोई भी हो सकती है 12 में से। वो कौन-सी राशि है, हम वन बाय वन जो है वो चलते जाएँगे और आपको डिटेल जो है वो बताते जाएँगे। अगर किसी के लगन में 1 नंबर की राशि है, ठीक है? फर्स्ट नंबर की राशि है जिसको हम एरीज़ बोलते हैं। एरीज़ राशि जो है उसका लॉर्ड कौन है? लॉर्ड जो है वो
सन है। अब ये सन जो है असल में बताएगा कि आपकी ज़िंदगी में आप अपने बारे में कैसा सोचते हो। आपके चार्ट में ये सूर्य मान लीजिए कि आपके 9th हाउस में बैठा हुआ है। आपके चार्ट का आपके सॉरी लगन का जो मालिक है वो 9th हाउस में बैठा हुआ। अब ये जिस भी हाउस में बैठेगा, आपकी वहाँ पे अटैचमेंट्स दिखाएगा। क्या दिखाएगा? आपकी अटैचमेंट्स दिखाएगा। आपकी प्रायोरिटीज़ दिखाएगा कि मेरी जो प्रायोरिटीज़ है वो इस हाउस से जुड़ी हुई। अब यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं हम 9th हाउस। 9th हाउस जो है वो किस चीज़ का है? वो लॉन्ग जर्नी का है, ठीक है? और 9th हाउस जो है वो आपके फादर के साथ जुड़ा हुआ है। 9th हाउस जो है वो आपके फ्यूचर के साथ जुड़ा हुआ है। आपके फेट के साथ यानी कि आपके भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है। अब आप ये कहेंगे सीधा-सीधा कि मैं जो है हमेशा अपने पिता के साथ मिलकर चलना पसंद करता हूँ या मैं अपने पिता जैसा ही बिहेव करता हूँ। अब यहाँ पे बात हो रही है हमारी लाइफ पार्टनर की। लाइफ पार्टनर जो है वो आपके लगन से जो 7वां घर होता है उसको हम बोलते हैं हमें संपूर्ण करने वाला घर। यहाँ पे 7th हाउस जो होता है वो आपको संपूर्ण करता है। जैसे फर्स्ट हाउस मेल है मान लीजिए, तो 7th हाउस जो है वो फीमेल है। आपकी जो मिलन है वो फीमेल के साथ यानी शिव एंड शक्ति का जो स्वरूप है वो असल में आपका क्या करवाता है? 7th हाउस कंप्लीट कराता है। आप अकेले शिव होकर भी कुछ नहीं कर सकते और अकेले शक्ति भी अकेले 7th हाउस में कुछ नहीं कर सकती। इन दोनों शक्तियों का जब मिलान होता है तो हमारी मैरिज का इवेंट हैपन होता है। अब हम बात कर रहे थे कि आपका पार्टनर कैसा हो इस बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करें या फिर आपके क्लाइंट का पार्टनर जो है वो कैसा हो, तो कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे? यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि फर्स्ट हाउस में एरीज साइन लिखा है, उसके ऑपोजिट साइन जो है वो किस चीज़ का है? वो है 7 नंबर राशि क्योंकि हमने क्या लिया है ये हमने एग्जाम्पल चार्ट लिया है, ठीक है? एग्जाम्पल चार्ट जो है हमने कालपुरुष कुंडली का लिया है। तो कालपुरुष कुंडली भी बहुत लोगों की होती है, उसके अलावा जो है सबका लगन जो है वो अलग-अलग हो सकता है। तो आपको प्रेडिक्ट करना कैसे है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो एरीज लगन जो है वो क्या है? वो फायर साइन है। फायरी नेचर होगा आपका, नेचुरल है, राइट? दूसरा क्या है आपका? यहाँ पे एक मिस्टेक है, मार्स को लेंगे, ठीक है? एरीज को जगह सन की जगह मार्स क्योंकि सन जो है एक्सॉल्ट होता है एरीज में, तो मैंने इसलिए बोल दिया। तो एरीज साइन को हम क्या लेंगे? एरीज साइन को हम फायरी साइन गिनते हैं और मूवेबल साइन है ये। हमेशा जो है किसी ना किसी जिसको कहते हैं ना कि अ, धुन में जो सवार रहना, किसी ना किसी एक्टिविटी में आप एक्टिव रहना और तीसरी चीज़ क्या है कि हमारी ज़िंदगी में हमारे हेड को, हमारी सोच को, हमारी जो पर्सनैलिटी को एक नंबर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। आप चाहते हो क्या चाहते हो अपने पार्टनर के बारे में? आपके 7th हाउस में पड़ा हुआ साइन असल में बताता है कि आपको पार्टनर कैसा चाहिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने लिया है 7 नंबर, तो 7 नंबर जो है 7th राशि जो है वो वीनस की है। वीनस जो है वो एयरी साइन है। क्या है? एयरी साइन है। आप क्या हो गए? फायरी साइन। आपका पार्टनर क्या होगा? एरी साइन का। यानी आग को हवा देने वाला पार्टनर। आप लोग जानते हो कि आपकी लाइफ में पार्टनर जो है वो आपको हमेशा साथ देने वाला चाहिए। 1-7 जो हम यहाँ पे जब इनके बारे में बात करेंगे तो इनका पार्टनर इनकी हर बात में साथ चलने वाला होगा। एरी यानी
विचार जो है हो सकता है उनके पल-पल में बदलते हों। दूसरी चीज़ कि वीनस जो है वो शुक्र का साइन है। शुक्र यानी कि लग्ज़री, शुक्र यानी आपकी ज़िंदगी में जितनी भी तरह की सुविधाएँ आती हैं वो सब, ब्यूटी, ग्लैमर, बैलेंस, उसके बाद आप देखिए कि वीनस जो है आप लोग मुझे उम्मीद है कि सभी अगर एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो वीनस के बहुत सारे गुण जो है वो जानते होंगे। वीनस जो है वो डॉक्टर या वैद्य जो होते हैं उनको भी हम लोग वीनस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हो कि शुक्र जो है वो शुक्राचार्य से ही जुड़े हुए हैं और जिनके पास संजीवनी विद्या थी जो कि दूसरे को जीवित कर सकती थी। आप अपना पार्टनर जो है एक ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो बैलेंस हो, आपकी बात में जो है वो आपकी बात को रखने वाला हो, ठीक? क्योंकि 7 नंबर साइन के जितने भी गुण हैं, वो सारे के सारे आपके पार्टनर में आने वाले हैं। आप चाहें, आप ना चाहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास वैसा ही पार्टनर आने वाला है। तो नतीजा क्या निकला कि आपको सबसे पहले अपने बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आप कैसे व्यक्ति हो। आपको अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो कि आपको हवा देता हो, यानी आप गलत काम कर रहे हो और आपको वो बढ़ा रहा है। और दूसरा अगर आपका पार्टनर ऐसा व्यक्ति है जो कि आपकी बात को इम्पोर्टेंस ही नहीं देता, इग्नोर करता है, तो फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे 7th हाउस का जो लॉर्ड है, वो असल में आपका लाइफ पार्टनर वैसा होना चाहिए। आपकी मैरिज जो है वो निभेगी या नहीं निभेगी, वो डिपेंड करता है आपके 7th हाउस पर। वहाँ पे जितने ज़्यादा मेलेफिक्स, जितने ज़्यादा खराब ग्रहों की स्थिति, युति, योग रहेगा, उतनी ज़्यादा मैरिड लाइफ खराब रहेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चूज़ करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चूज़ करना है कि आपके पास आपका पार्टनर 7th हाउस के गुणों वाला आना चाहिए। अगर उसको उसने अपने आप को अपने आपके पार्टनर ने ऐसे ढाला हुआ आपके 7th राशि के अनुसार तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी निकलेगी। अगर आपके 7th हाउस के अनुसार वो पर्सन अपने आप को नहीं ढालता है और उसको कहीं न कहीं अलग ही उसका नेचर हुआ, ठीक है? तो फिर मैरिड लाइफ निभने में आपको दिक्कत आएगी। अब सेकंड बात करेंगे। सेकंड के लिए क्या करेंगे? फिर से एक चार्ट बनाएँगे। अब हम चलेंगे आगे प्रॉमिस के ऊपर, कि प्रॉमिस कैसे देखें कि शादी होनी भी है कि नहीं होनी है। इसमें आपको 4 तरह से मैं सॉरी आपको मल्टीपल यानी कि 3 से 4 तरह से आपको मैं बताऊँगी कि किस तरीके से आप अपनी मैरिज को जो है किसी के भी चार्ट में या तो अपने क्लाइंट्स के या अपने भी चार्ट्स में आप देख सकते हो कि कब हुई, कैसे हुई और किन परिस्थितियों में हुई, वो सारा कुछ ये आपको बता देता है। तो अब फिर से यहाँ पे आएँगे। अब फिर से फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसकी ली है? कालपुरुष कुंडली की हमने कुंडली ले ली है। अब आप देखिए, मैंने आपसे बोला कि आप फायरी नेचर के हो, हस्बैंड पार्टनर आपका कैसा होना चाहिए? ये फीमेल, मेल दोनों हो सकते हैं। आपके लगन में जो भी राशि वो आपके स्वभाव को बताती है, ठीक है? फर्स्ट हाउस की राशि आपके स्वभाव को बताती है और 7th हाउस की राशि आपके पार्टनर के स्वभाव को बताती है, ठीक है?
फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम किसी की मैरिज के लिए देखना चाहते हो आप, तो जिनके भी रूल लिखिए। फर्स्ट फर्स्ट रूल शादी के लिए क्या आएगा कि जिनके भी सेवेंथ हाउस में यहाँ पे फर्स्ट भी लिख लीजिए, फर्स्ट सेवेंथ हाउस में मार्स आएगा, एट्थ में मार्स आएगा, ट्वेल्व में मार्स आ जाएगा, या फोर्थ में मार्स आ जाएगा, तो मैरिज जो है वो क्या होगी, डिले होगी। मैरिज डिले हो सकती है। हम इस क्लास में ये भी बात करेंगे कि मैरिज लव मैरिज होगी, अरेंज होगी, या फिर आपकी मैरिज जो है वो इंटरकास्ट होगी, या आपकी मैरिज जो है वो किस हालात में होगी। फर्स्ट आपने रूल क्या देखना है कि मंगल को देखना है कि आपके पहले, चौथे, सातवें, आठवें या फिर 12वें भाव में मंगल ना हो। तो यहाँ पे फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल में आप क्या देखोगे, अगर आपके सेवेंथ हाउस में, ठीक, सेवेंथ हाउस में या फर्स्ट हाउस में या फर्स्ट हाउस में सैटर्न जैसा प्लैनेट होगा, तो भी मैरिज डिले होगी। तो आपके पास क्या हो गया, दो रूल हो गए। अब इसी को हम केपी एस्ट्रोलॉजी में कैसे देखते हैं। अगर आप देखना चाहो कि केपी एस्ट्रोलॉजी में हम इस प्रॉमिस को कैसे देखेंगे, तो केपी एस्ट्रोलॉजी में आपको रूल नंबर थर्ड ऐड कर लेना है कि आपके सातवें भाव के उप नक्षत्र स्वामी, उप नक्षत्र स्वामी के नक्षत्र जो है, नक्षत्र जो है, अगर सैटर्न, ठीक है, मंगल या केतु जैसा प्लैनेट बना, तो मैरिज जो है वो काफी देर से होगी। चौथा रूल लिखिए। चौथा रूल लिखेंगे आप, फोर्थ रूल क्या लिखेंगे, फोर्थ रूल लिखेंगे, अगर आपका जुपिटर जो है, अगर आपका जुपिटर या आपका मान लीजिए कि गुरु, जुपिटर यदि वीनस के 6, 8 एंड 12, यदि जुपिटर वीनस के 6 एंड 12 हाउसेस में बैठा है, तो मैरिज नहीं होने देगा या मैरिज डिले कराएगा। अभी हम मैरिज डिले की बात कर रहे हैं, मैरिज किस कंडीशन में नहीं होगी वो अभी बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी हम डिले की बात कर रहे हैं। यहां मैंने बोला जुपिटर से वीनस जो है 6-8 के भाव में हो, यानी कि जैसे मान लीजिए जुपिटर यहाँ है और वीनस जो है वो यहाँ आ गया, 1 2 3 4 5 6,
6 से आ गया ना, जुपिटर से काउंट करेंगे 6। इसी तरीके से ये वीनस मान लीजिए जुपिटर से 8th में आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? ये हो गया, ओ सॉरी, वीनस, ठीक है, ये हो गया। अब यही वीनस अगर इसके 12 में चला जाए, 12 में कैसे जाएगा? तो वीनस, अगर जुपिटर यहाँ बैठा है तो वीनस 12 में कैसे जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इट मीन्स कि अगर वीनस जुपिटर के पिछले भाव में बैठा है तो वो शादी या तो डिले कराएगा या नहीं कराएगा। आई होप सो आपको यहां तक समझ में आया होगा। इसका एक और मैं आपको दोबारा से एग्जाम्पल देके इसको क्लियर करूंगी। जैसे हमने देखा, अब यहाँ पे कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि शादी के लिए जो कारक प्लेनेट है वो कौन सा है? वीनस है। वीनस क्यों है? क्योंकि वीनस जो है वो शुक्र है। शुक्र यानी जो आपका फीमेल के जो एग्स बनते हैं वो भी शुक्र से बनते हैं, और जो जेंट्स के स्पर्म है वो भी शुक्र से देखे जाते हैं। जुपिटर जो है वो एक जीव की भांति लिया जाता है, जीव। बीएनएन का एक बहुत बड़ा रूल है कि जुपिटर को जीव की तरह देखा जाए। जब आपके जुपिटर से यानी जीव से वीनस 6 8 एंड 12 हाउसेस में जाएगा तो शादी कराने में बहुत प्रॉब्लम होगी, शादी करने में उसको बहुत, मैरिज डिले या फिर मैरिज होती ही नहीं है। अब यहाँ पे कई लोग पूछेंगे कि कैसे पता चलेगा कि शादी होगी या नहीं होगी, ये हम कैसे पता लगाए? जैसे जुपिटर लगन में बैठा है तो वीनस यहाँ बैठ जाए, वीनस यहाँ बैठ जाए, वीनस यहाँ बैठ जाए, ठीक है, यानी 6 में, 8 में और 12 में। अब ये क्या कराएगा? शादी में डिले कराएगा। अब कई जो लोग हैं इसको एक्सेप्शनल रूल की तरह ले सकते हैं, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम प्रोमिसेस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्रोमिसेस पढ़ रहे हैं मैरिज के, प्रोमिसेस ऑफ मैरिज। कि पहले ये तो देखा जाए कि जो आपकी मैरिज है वो आपकी जिंदगी में लिखी भी है कि नहीं लिखी है, ठीक है? जब भी जुपिटर से 6th में वीनस जाएगा तो मैरिज के बाद कोई ना कोई लिटिगेशन होने के चांसेस हैं। बी केयरफुल। जुपिटर से 8th में वीनस जाएगा तो आपके ऊपर कोई ना कोई, आपके जो गुप्त शत्रु है वो बढ़ जाएंगे। आपको कोई क्रोनिक डिजीज हो सकती है, आपकी पत्नी के कहीं ना कहीं कोई हिडन रिलेशंस हो सकते हैं, या आपके पति के जो रिलेशंस है वो हिडन हो सकते हैं। 8th जुपिटर जो है, अगर जुपिटर से 12th में वीनस जाएगा तो जेल, हॉस्पिटल, फॉरेन, ठीक है, इन चीजों को भी ये दिखाता है जब वीनस यहां चला जाता है। कालपुरुष कुंडली में वीनस जो है वो 12th हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है, लेकिन वो जुपिटर के 12th में नहीं होना चाहिए।
वो 12th हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे केस क्या हो गया है कि वो जुपिटर के 12th में चला गया। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रूल जो है आपको लिखना है, आप अपने पार्टनर के लिए, आप अपने पार्टनर या अपने क्लाइंट के पार्टनर के लिए वीनस को तो लेंगे ही, लेकिन अगर फीमेल्स अपने पार्टनर के बारे में एक्यूरेटली और जानना चाहते हैं, तो वो मार्स के ऊपर भी कंसंट्रेट करेंगे, मार्स के ऊपर। कि आपके चार्ट में मार्स कैसा है। आपके चार्ट में अगर मंगल, खासकर किनके चार्ट में, फीमेल्स के चार्ट में, ये ध्यान रखिए जो मैं रूल बता रही। इन जनरल क्या देखना है, जुपिटर वीनस को, लेकिन स्पेशली फीमेल्स के चार्ट में आपको किसको देखना है, मंगल को। क्या ये मंगल 1, 4, 8 एंड 12 साइन में है, या इन भाव में है, देन मैरिज काफी प्रॉब्लमैटिक होगी, काफी प्रॉब्लमैटिक होगी। तो अब ये हमें देख लिया हमने कि आपका जो जुपिटर वीनस के अलावा और रूल्स आपने देख लिए ऑलमोस्ट, कि हमें कैसे मैरिज का प्रॉमिस देखना है। इसके अलावा जब भी आप मैरिज देखेंगे किसी के चार्ट में, जब भी मैरिज देखेंगे, तो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है आप लोगों को देखना है, वो क्या है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो में आपको कंप्लीट मैंने मैरिज का हर एस्पेक्ट जो है वो बता दिया है या बताने जा रही हूँ। इससे आपको मैरिज से रिलेटेड कोई भी जो अ, अभी एक एग्जाम्पल भी मैं किसी के चार्ट का जरूर शेयर करूंगी, तो कुंडलियां भी हम लोग शेयर करेंगे प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको पता चले कि उनकी मैरिज जो है क्यों उस समय ही हुई है। अब जब हम एक और तरीके से क्या देखेंगे, प्रॉमिस देखेंगे कि आपका लाइफ पार्टनर जो है वो कैसा होने वाला है, या शादी कैसी होने वाली है। प्रॉमिस ऑफ मैरिज इन चार्ट, और इन कुंडली कुछ भी आप XYZ लिख सकते हो। मान लीजिए, आप जानते हो सभी लोग, है ना, हर प्लेनेट जो है वो किसी ना किसी डिग्री पे कुंडली में लिखा होता है। मान लीजिए कि सन जो है वो 21 डिग्री का है, मंगल जो है वो 10 डिग्री का है, जुपिटर जो है वो 8 डिग्री का है, मरकरी जो है वो 25 डिग्री का है, उसके बाद सैटर्न जो है वो आपका 24 डिग्री का है, सन, मार्स, जुपिटर, राहु जो है मान लीजिए वो 26 डिग्री का है, केतु जो है वो, केतु जो जिस डिग्री पे राहु होता है उसी पे केतु होता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 7 प्लैनेट हो गए हैं। मून भी ले लीजिए, मून मान लीजिए 18 डिग्री का है, तो सूर्य, मंगल, गुरु, मरकरी और वीनस भी लीजिए, वीनस जो है वो 15 डिग्री का। अब और भी सिंपल तरीके से बताने जा रही हूँ आपको कि आप अपने पार्टनर, आपका पार्टनर असल में होने कैसे वाला है, वो हम डिग्री के अकॉर्डिंग कैसे चेक करें। तो मैंने आपको क्या बोला कि ओवरऑल आपको जुपिटर को लेना है। जुपिटर की डिग्री कितनी है, 8। तो जुपिटर के नेक्स्ट में कौन सी डिग्री आ रही है, जुपिटर के नेक्स्ट में कौन सी डिग्री आ रही है, तो आप देख पा रहे हो जुपिटर के नेक्स्ट में मंगल की डिग्री, यानी कि 10 डिग्री आ रही है।
तो जुपिटर किसकी तरफ जा रहा है? मंगल की तरफ। जुपिटर के पीछे क्या है? कोई डिग्री वाला प्लैनेट नहीं है, सारे के सारे आगे वाला प्लैनेट है। तो अब यहाँ पे आप अगर जानना चाहते हो कि आपका, जैसे जो फीमेल्स है, स्पेशली अगर ये चीज फीमेल्स पे देखी जाए, लेकिन मेल्स के लिए क्या देखेंगे? मेल्स के लिए देखेंगे कि जुपिटर जो है यहाँ है और वीनस जो है वो, तो जुपिटर जो है वो इधर है और वीनस जो है वो हमारा 15 डिग्री का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। जब फीमेल्स के लिए आप देखोगे कि जुपिटर के नेक्स्ट में मंगल आ रहा है, यानी कि आप जो हो बहुत पढ़े लिखे, सेंसिबल और बैलेंस्ड, हैप्पी और ग्रोथ नेचर है। लेकिन आप जब देखोगे कि आपके अपने जुपिटर के नेक्स्ट में मंगल है, तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं अपने स्पाउस जैसे धीरे धीरे हो जाओगे। अपने स्पाउस के गुणों को आप, स्पाउस के सारे फीचर्स समझ लीजिए कि आप अडॉप्ट कर लोगे धीरे धीरे। जब भी डिग्रिकली किसी फीमेल के चार्ट में जुपिटर के नेक्स्ट में कौन आ गया है? मंगल आ गया है। तो आप क्या करने जा रहे हो? आप अपने स्पाउस जैसे धीरे धीरे हो जाओगे। अगर वो गलत है तो आप भी धीरे धीरे गलत हो जाओगे, अगर वो अच्छा है तो आप भी धीरे धीरे अच्छे हो जाओगे। ये फैक्ट है, आप सभी अपने चार्ट्स पे देख सकते हो। यही अगर हम मेल्स के चार्ट में चेक करें, तो जुपिटर अगर आप हो तो वीनस आपका पार्टनर है। जुपिटर 8 डिग्री का है, लेकिन बीच में अगर आप ध्यान से देखो तो मंगल भी आ रहा है। तो यहाँ पे जुपिटर, फिर मंगल, फिर वीनस, यानी कि सबसे कम डिग्री जुपिटर, उससे ज्यादा मार्स, देन उसके बाद वीनस की आती है। तो अब हम क्या कहेंगे कि ये आप हो, ये बीच में आया है मंगल। अब यहाँ पे मंगल जो है वो कितनी डिग्री का है? 8 का है। वीनस जो है वो 15 का है। तो मंगल को हम किसी और चीज के लिए भी देखते हैं, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, दैट इज फाइटिंग। ठीक है, और मंगल को हम लोग क्या देखते हैं? लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, एंगर, एक्टिव या एक्शन। तो अब आप क्या कहोगे कि आप एक लड़ाई झगड़े, फाइटिंग, एंगर, एक्शन, ये सब आपके साथ होगा। उसके बाद जो है आपको पार्टनर का सुख मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये ट्रिकी है, बट आप अगर ध्यान से, यहाँ पे मेरा सिर्फ समझाने का मकसद ये है कि जुपिटर के नेक्स्ट में अगर फीमेल्स का चार्ट देखना है, जुपिटर के नेक्स्ट में कौन सा मार्स अगर आ गया है, तो आप अपने स्पाउस जैसे धीरे धीरे हो जाओ। यहीं पे मेल चार्ट में अगर जुपिटर के नेक्स्ट में वीनस के बीच में अगर कोई और प्लेनेट भी आ रहा है, तो वो पार्टनर तक जाने के लिए, या वीनस को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग लव बोलते हैं, है ना? हम लोग लव बोलते हैं, अफेक्शन बोलते हैं, और जो है रिलेशनशिप जो है वो वीनस से देखी जाती है। आपके जो सेक्सुअल लाइफ है वो वीनस से देखी जाती है। तो आपको इन चीजों में क्या होगा? प्रॉब्लम आएगी। जो भी वीनस के बीच में, आपके और वीनस के बीच में जो भी प्लैनेट डिग्री के अकॉर्डिंग आएगा, वो प्लैनेट आपके तक चीजों को पहुंचने में दिक्कत करेगा या डिले करेगा या आपके तक पहुंचने नहीं देगा। यहां तक उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ और रूल्स की, क्योंकि जब तक आप चार्ट में प्रॉमिस नहीं देखोगे, तब तक आप किसी भी इवेंट को कैसे स्टैम्प कर सकते हो कि भाई ये आपका जो शादी है वो ज़रूर होगी। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा होता है। 25
से लेकर आज अगर आपको हो 45 साल की उम्र में भी अच्छा घर-बार, अच्छा पैसा, अच्छा सब कुछ होने के बावजूद लोगों की शादियाँ नहीं हो रही है। तो उसके ऊपर ही ये चर्चा जो है पूरी चल रही है। ये पूरी क्लास को आपने ध्यान से नोट्स बनाने हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ रूल्स और आपको बताती हूँ मैरिज के, कि जब भी आपके चार्ट में आपका लगन, हम कालपुरुष कुंडली पे बात कर रहे हैं, आपका लगन, ये जितने भी आपको रूल्स मैं 30, 40, 50 दूँगी, उन सभी को आप अच्छे से जब नोटिस करोगे तो ये सब चीज़ें होती हैं। आपके लगन में अगर मान लो मल्टीपल प्लैनेट्स हैं, मल्टीपल प्लैनेट्स हैं, लगन में मल्टीपल प्लैनेट्स हैं, जैसे तो क्या होगा? मैरिज डिसीज़न में दिक्कत आएगी। मैरिज डिसीज़न नहीं ले पाएँगे कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैरिज डिसीज़न आप नहीं ले पाओगे ढंग से। यही चीज़ अगर आपके सेम पहले क्या देखा लगन में, अब आप 7th हाउस में भी आ जाओ। 7th हाउस में भी मल्टीपल प्लैनेट्स आ गए अगर, डिफरेंट डिफरेंट स्वभाव के, डिफरेंट डिफरेंट तत्वों के, वो क्या करेंगे? आपकी शादी नहीं होने देंगे और आपकी शादी में विघ्न पैदा करेंगे। और एक रूल लिखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मैरिज जो आपकी होगी वो लव होगी या अरेंज होगी। तो इसके लिए क्या देखेंगे? अगर आप ध्यान से सुनो तो 11th हाउस जो होता है, 11th हाउस क्या होता है? फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर होता है। फुलफिल स्पेलिंग पे मत जाइए, अगर कोई गलती होगी तो आप ठीक कर लीजिए। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का है। वो डिजायर किसी भी चीज की हो बस, लेकिन 11वां भाव देता है। तो अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे 7वें घर से तो 1, वहां से काउंट करेंगे 11वां घर जो है वो कौन सा पड़ता है यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। इट मीन्स कि अगर आपके 5th हाउस में सैटर्न, मार्स, राहु एंड केतु, अगर ये प्लैनेट्स हैं तो आपकी लाइफ में क्या नहीं होगा? प्यार नहीं होगा। रिश्ते निभाने में आपको हमेशा दिक्कत आएगी। रिश्ते जो है वो क्या होंगे? वो सैड होंगे, पेनफुल होंगे। तो क्या करना चाहिए? लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। जिनके भी 5th हाउस में मल्टीपल बैड प्लैनेट्स हो, लव मैरिज नहीं करनी चाहिए उनको। अब आप लोग कहेंगे कि मैम ऐसा तो नहीं है, किसी-किसी के तो हमने देखा है कि 5th हाउस में सैटर्न, राहु, केतु, मंगल जैसे प्लैनेट हैं, बट शादियाँ निभ रही हैं। अब इसका एक्सेप्शनल रूप लिखिए कि यदि 5th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स हैं और उसको या उन प्लैनेट्स को या 5th हाउस को जुपिटर देख ले, यानी दृष्टि डाल दे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हैं जो बता रहे हैं शादी में विघ्न होगा। अगर ये लव मैरिज करते हैं, ब्रेकअप्स बहुत होंगे, प्यार मोहब्बत नहीं होगा, शादी में लड़ाई झगड़ा होगा हमेशा। अब मान लीजिए जुपिटर जो है वो इनका यहाँ बैठ गया है
और यहाँ से वो एस्पेक्ट डाल रहा है। किसके ऊपर एस्पेक्ट डाल रहा है? वो एस्पेक्ट डाल रहा है इन प्लैनेट्स के ऊपर। तो वो क्या होगा, लड़ाई-झगड़े उस इंटेंस लेवल तक नहीं जाएँगे जितने जाने चाहिए। यही जुपिटर अगर यहाँ बैठकर भी 5th में एस्पेक्ट डाल देगा तो मैरिज टूटने नहीं देगा। ठीक है? लड़ाई झगड़े के बाद भी, या मैं कहूँ कि लव मैरिज करने के बाद भी, लड़ाई झगड़े के बाद भी आपकी मैरिज बच जाएगी। यही जुपिटर अगर यहाँ पे बैठकर भी 9th दृष्टि से इस हाउस को देख सकता है। क्योंकि आप लोग जानते हो सभी जो भी एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं, कितनी इसकी दृष्टियाँ हैं, 5 और 7, यानी 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो किसी भी दृष्टि से ये इस भाव को देखेगा तो लव मैरिज में जितने मर्ज़ी दंगे-फसाद हो, जितनी भी लड़ाई-झगड़े हों, बट इट विल बी सक्सेसफुल। ये सबसे बड़ी चीज़। इसी के साथ-साथ आप और चीज़ नोट करिए कि अगर जुपिटर इन प्लैनेट्स के साथ भी बैठ जाए, अगर इन प्लैनेट्स के साथ भी बैठ जाए मैलेफिक्स के, तो भी कहीं न कहीं क्या होगा, शादी निभने के चांस है, कलेश तो ज़रूर होगा। अब अगला जो स आता है क्वेश्चन कि शादी जो है, लव मैरिज क्यों नहीं होनी चाहिए, वो मैंने बता दिया आपको। और किस स्थिति में कर सकते हैं, वो भी बता दिया आपको। अब हम बात करेंगे कि आपकी शादी किस परिस्थिति में जो है वो बिल्कुल नहीं होगी। जब भी आपके, सबसे इम्पोर्टेंट रूल आपको बता रही हूँ कि जब भी 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड या उप नक्षत्र स्वामी, यानी उप नक्षत्र स्वामी का नक्षत्र लॉर्ड प्लैनेट अगर केतु बना है, या 7th हाउस में केतु बैठा है, तो शादी विल नॉट हैपन। शादी नहीं हो सकती। दूसरा रूल, जुपिटर के साथ केतु शादी के लिए तैयार नहीं होने देगा। वीनस के साथ केतु शादी के लिए तैयार नहीं होने देगा। मार्स के साथ केतु शादी के लिए तैयार नहीं होगा। तो ये जो कुछ कॉम्बिनेशंस है, ये आपको कहीं न कहीं क्या नहीं करने देते, मैरिज जो है वो उसमें इंटरेस्ट नहीं आने देते। अब एक और रूल लिखिए कि कितनी शादियाँ होंगी। अगर जुपिटर के साथ राहु है, मल्टीपल रिलेशंस, वीनस के साथ राहु है, मल्टीपल रिलेशंस, मार्स के साथ राहु है, मल्टीपल रिलेशंस, ठीक है? तो मैरिज ना होने का सबसे बड़ा योग, मैरिज ना होने का योग सबसे घातक जो होता है। और मल्टीपल रिलेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट है वो कौन है? जुपिटर राहु, वीनस राहु एंड मार्स राहु, मल्टीपल रिलेशंस। तो अब आपने देखा जैसे कि ये जो रूल्स हैं, ये तो हमें बताते हैं कि कैसा पार्टनर होगा। जैसे कि मैं अगर बताऊँ यहाँ पे एक बार फिर से, क्योंकि ये क्लास अगर डिटेल में नहीं गई आपके पास, आपको आपको कोई भी क्वेश्चंस कोई भी होता है तो वो भी हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके डाउट्स जो है वो दूर किए जाएँ। क्योंकि मेरा मकसद जो है वो सिर्फ़ पढ़ाना नहीं है, आपके बिल्कुल दिमाग के अंदर उस चीज़ को बिठाना है। क्योंकि आज के समय में ये छोटी-छोटी चीज़ों के करके ही बहुत सारे जो है ना,
वो जिसको कहते हैं कि हमें फेस करने पड़ते हैं प्रॉब्लम। तो अगर आप अच्छे से इसको सीख जाते हैं, तो कहीं न कहीं आपको काफ़ी सारी जो है हेल्प हो जाएगी, अपने क्लाइंट्स के बारे में जानने के लिए। यहाँ पे कुछ और डिटेल्स मैरिज के विद रिस्पेक्ट जिनको भी केपी एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, इट्स ओके, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। आप लोग चाहेंगे तो हम उसकी भी एक क्लास अलग से कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को इसका सिंपल तरीका बताती हूँ। जब भी आपने किसी की मैरिज के विद रिस्पेक्ट चार्ट देखना है मैरिज के लिए, तो आप सभी लोग जानते हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो या सीख चुके हो, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कौन-सा भाव जो है वो आपकी शादी में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो वो रोल है आपकी फैमिली का, यानी कि सेकंड हाउस। कुछ और प्रॉमिसेस देख रहे हैं हम लोग अब कि कौन-कौन से हाउसेस हैं जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं आपकी शादी करने के लिए। तो पहला कौन-सा हाउस आया? सेकंड, यानी कि आपका कुटुंब, आपका सेविंग, पैसा नहीं होगा तब भी शादी नहीं कर पाओगे, ठीक है? फैमिली साथ में हो नहीं होगी तो भी खुशी से शादी नहीं होगी, उस लेवल की अच्छी शादी नहीं होगी। शादी करनी किसके साथ है, वो है आपका पार्टनर। तो ये आपका पार्टनर का हाउस हो गया। तो 7th हाउस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैरिज। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया है कि 11th हाउस जो है वो हमारी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का है। तो आपकी फुलफिलमेंट कहाँ से होगी? वो फुलफिलमेंट होगी आपकी 11th हाउस की। तो हम क्या नोट करेंगे? 11th हाउस। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़, तो आपके पास 3 हाउस आ गए आपकी शादी कराने के लिए। फर्स्ट क्या आया है? सेकंड, दूसरा 7th एंड तीसरा। अगर आपके इन हाउसेस में इन हाउसेस में मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, तो भी शादी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आएँगी। तो भी मैरिज जो है वो क्या होगी? प्रॉब्लमैटिक होगी। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, तो सेकंड हाउस आपकी फैमिली है। अगर आपकी शादी आपकी फैमिली के घर में ही बहुत सारे मेलेफिक बैठे हैं, तो फैमिली शायद शादी के लिए नहीं मानेगी। 7th हाउस में है तो आप नहीं मानेंगे, या हो सकता है सामने वाली पार्टी ना माने, आप मान रहे हो लेकिन सामने वाली पार्टी ना माने शादी के लिए। 11th हाउस अगर वहाँ पे आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का है, वहाँ मेलेफिक्स आ गए बहुत सारे, तो शादी से जो आपको पोटेंशियल चाहिए, जो आपको फ़ायदा चाहिए, जो आपको सुख चाहिए, वो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है? इसके बाद इम्पोर्टेंट रूल और क्या है कि वीनस कहाँ चला गया? वीनस आपके 6 में चला गया, 8 में चला गया। तो ये क्या करेगा? आपके पास पार्टनर आएगा ज़रूर, लेकिन प्रॉब्लमैटिक पार्टनर आएगा। इसी तरीके से फीमेल्स को मार्स को इंडिकेशन देना है ज़्यादा कि अगर आपके मार्स जो है वो 6, 8 या 12 में चला जाता है, तो भी शादी जो है वो क्या होगी? प्रॉब्लमैटिक होगी। तो कितने सारे रूल्स हो गए अब, ठीक है? अब हमने बात क्या करनी है आगे? बात करनी है कि आपको अपना जो आपके क्लाइंट्स हैं, उनको किस तरीके से समझाना है कि उनकी मैरिज जो है वो सक्सेसफुल हो जाए।
तो अगर यहाँ पे 7th हाउस में जो कि उसके लाइफ पार्टनर के बारे में बता रहा है, अगर वहाँ पे सन है, तो सन दिखाता है क्या? लीडर को, ईगो को, ठीक है? और इसका मतलब आपका पार्टनर जो है एक लीडरशिप क्वालिटी का होगा। यहाँ पे 5 नंबर साइन आ जाए या लियो साइन आ जाए, एक ही बात है। सॉरी, लियो का साइन आ जाए या सन आ जाए, एक ही बात है। 5 नंबर साइन या फिर सन आ जाए, तो पार्टनर कैसा होगा? ईगो वाला होगा। अब शादी अच्छी निभाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ईगो जो है वो छोड़नी पड़ेगी। आपको लेट गो जो है वो करना पड़ेगा। आपका पार्टनर हो सकता है इतना इगोइस्टिक हो, इतना ज़्यादा एनर्जेटिक हो, इतना ज़्यादा जो है वो गुस्से वाला हो कि आप जो है उसकी बात को सहन ना कर पाओ। लेकिन अगर इसके बावजूद आपके पार्टनर में ये स्वभाव नहीं मिलता और मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना चाहिए? अपने पार्टनर को एडवाइस करना चाहिए कि वो सूर्य से रिलेटेड काम करना शुरू कर दे। वो लीडर बने, वो राजा की भांति अपने आप को पार्शियल वाला जो नेचर है उसका, अगर वो नॉन पार्शियल हो जाए, सभी के लिए सोचना शुरू कर दे, राजा की भांति अपना स्वभाव लेकर आए। या सूर्य जो है वो क्या है? डिसिप्लिन का कारक। तो जब भी सन आपके 7th हाउस में आएगा, तो पार्टनर क्या होगा? डिसिप्लिन नहीं होगा, क्योंकि सूर्य 7th हाउस में डेबिलिटेड होता है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है? अपने पार्टनर को धीरे 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 डिसिप्लिन में लेकर आना है। तो आप दोनों की जो लड़ाई झगड़ा होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होगा कि तुम टाइम से उठते नहीं हो, टाइम से खाते नहीं हो, घर में बहुत गंदगी रखते हो। मतलब सब चीजें जो है वो क्या करेंगे? वो लेट 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 सब कुछ लेट लेट करके करेंगे और धीरे 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 वो सब चीजें जैसे 12 बजे होनी तो 4 बजे करेंगे, 4 वाला 7 बजे करेंगे। इस तरीके से वो काम सारा अनडिसिप्लिन हो जाएगा। पूरी आपकी मैरिड लाइफ जो है वो इस तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी। तो करना क्या चाहिए? जिनके भी 5th हाउस में आपके सॉरी 7th हाउस में अगर सन है या फिर लियो साइन है, उन लोगों को धीरे-धीरे डिसिप्लिन होंगे और आप सूर्य की भांति कॉन्फिडेंट हो जाइए, नॉन पार्शियल हो जाइए। अगर आपका खुद का भी मान लीजिए कि 7th हाउस में खुद के चार्ट में भी है और आपका पार्टनर इस तरीके से है, तो जिस दिन वो डिसिप्लिन हो गया, जिस दिन वो सबके बारे में सोचने लग गया और सबको माफ करना शुरू कर दिया उसने, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी कटेगी। इसके साथ-साथ अगर यहाँ पे 7th हाउस में 4th साइन है या फिर मून लिखा हुआ है, तो आपका पार्टनर जो है, वो बहुत इमोशनल होगा, साइकिक होगा थोड़ा-सा। आपकी लाइफ में आपकी मदर का रोल जो है मैरिड लाइफ में, आपकी मदर जैसा रोल वो प्ले करेगा आपका पार्टनर। आपका पार्टनर हमेशा आपको माँ की तरह जो है वो सँभालेगा, माँ की तरह हमेशा आपका ख़्याल रखेगा और इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होगा? इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये होगा कि कहीं न कहीं आपके मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाएगी। आपकी मैरिड लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग आनी शुरू हो जाएगी। किस वजह से? प्लीज़ होल्ड डाउन। किसी भी माँ को ये बात शायद पसंद नहीं आएगी कि उसकी बहू उसकी जगह ले। इवन एक जो पत्नी होती है वो भी नहीं चाहेगी कि मेरी जगह मेरी मदर इन लॉ ले। यहाँ पे यही प्रॉब्लम होती है जब मून या फिर कैंसर साइन 7th हाउस में आता है। ये चीज़ें डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप नहीं समझ पाते इस चीज़ को कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। आपको अपना मदरली नेचर जो है वो अगर आपका नहीं है और आपका पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसकी माँ की तरह उसका ध्यान रखो, उसकी छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखो, उसकी छोटी-छोटी एसेंशियल्स का ख़्याल रखो और आप नहीं रख रहे हो। आप नहीं रख रहे हो। आप कह रहे हो खुद करो।
आप समझिए इस बात को कि आपके चार्ट में जो प्रॉमिस है, आपको वो काम करना पड़ेगा। अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चलानी है और 7th हाउस में मून है, तो आपको मदर की तरह और एक बड़ी जो बहन होती है, मैं कहूँगी, आपका पार्टनर जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है वो प्यार और स्नेह, लेकिन वो मैरिडल जो सुख होता है उसकी जगह वो आपसे स्नेह माँग रहा है। स्नेह और फिजिकल रिलेशनशिप में बहुत फ़र्क है। आप चाह रहे हो उससे फिज़िक होना, लेकिन वो आपसे चाह रहा है कि तू मेरे को बच्चों की तरह प्यार कर। डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। एक माँ में और पत्नी में यही फ़र्क होता है। माँ क्या करती है, हमेशा स्नेह करती है, गले माँ भी लगाती है, गले पत्नी भी लगाती है, लेकिन दोनों के गले लगाने में बहुत फ़र्क है। आपके चार्ट में मून लिखा है, आपको पत्नी की जगह आपको माँ की तरह उसको ट्रीट करना पड़ेगा। आप नहीं करोगे, मैरिड लाइफ हेल हो जाएगी। और आपको मैं सच में बताऊँ तो रियलिटी ये है कि आप ऐसे ही होंगे, जैसा आपका चार्ट है। मून है तो आप अपने पार्टनर को बिल्कुल ऐसे ही बच्चों की तरह ट्रीट करते हो। आगे बात करेंगे। ये इतनी चीज़ डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने आज तक नहीं देखा लोगों को इस चीज़ पे काम करते हुए, डिटेल देते हुए, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे चलेंगे। यहीं पे अगर 3 नंबर का साइन है और या फिर मरकरी है। मरकरी 2 साइन को ऑन करती है, 3 और 6 को। मरकरी 3 में है तो आपके छोटे बहन-भाई। आप अपने पार्टनर को कैसा समझोगे? छोटे बहन-भाइयों जैसा। बात-बात पे डाँट देना। बात-बात पे उनको बच्चों की तरह बताना, आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता, आपको ऐसे करना चाहिए, आपको वैसे करना चाहिए। जैसे हम एक छोटे बच्चे को ट्रीट करते हैं। यहीं पे 6 नंबर का है, मरकरी आपके चार्ट में है तो बी केयरफुल, बी केयरफुल। आपका पार्टनर आपकी बहुत गलतियाँ निकालेगा। आपका पार्टनर आपकी बहुत गलतियाँ निकालने वाला है। आपको कभी भी वो कॉन्फिडेंट नहीं होने देगा। वो हमेशा चाहता है कि आप में वो कोई ना कोई कमी जो है वो ज़रूर खोज निकालेगा, तो उसको करने दीजिए। आप अपने चार्ट को नहीं बदल सकते ना, कैसे बदलेंगे अपने चार्ट को? आपका 6 नंबर का साइन जो क्या है, क्रिटिसाइज़ का है। क्या करेगा वो? क्रिटिसाइज़ करेगा, एनालाइज़ करेगा आपकी हर चीज़ को। आप अपने आप को जब परफेक्ट कर लोगे ना, 6 नंबर का साइन सर्विस का भी है, जॉब का भी है। आपको हाथ जोड़ के हमेशा उसकी जॉब में लगे रहना पड़ेगा। वो आपको क्या डील करेगा जैसे कि आप उसके दफ्तर में काम करते हो, इस तरीके से। बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है और अगर आप लोग चाहेंगे इसको और डिटेल से किया जाए तो मैं आगे भी करूँगी क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और बोरिंग ना हो जाए इसलिए मैं इंटरेस्टिंग फैक्टर्स जो है वो डाल रही हूँ साथ के साथ। 4 के बाद 8 नंबर अगर आपके 7th हाउस में है या फिर मार्स या फिर 1 नंबर का साइन है और मार्स है, इन दोनों में से कुछ भी हो। तो क्या करेगा 8 नंबर का साइन? आपके पार्टनर को सीक्रेटिव बना देगा। आपकी मैरिज में कोई ना कोई हिडन एक्टिविटी है जो नहीं पता होनी चाहिए आपकी किसी को भी आपको नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहिए। अगर आपकी मैरिज में कोई भी हिडन एक्टिविटी हुई है, उसको भूल कर भी कभी डिस्क्लोज़ मत करिए। अगर आपके साथ कभी किसी बॉयफ्रेंड ने, गर्लफ्रेंड ने आपको चीट किया है और आप मैरिज के बाद उसको डिस्क्लोज़ करोगे, तो मैरिज फेल हो जाएगी। 8 नंबर का साइन आपके 7th हाउस में यहाँ पे आ गया है, तो वो बता रहा है कि आपको अपने अपने पति को हर चीज़ शायद नहीं डिस्क्लोज़ करनी चाहिए या आपका पति आपसे कुछ ना कुछ हिडन रखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और आप क्या सोचेंगे कि ये मेरे को कुछ बताते नहीं। तो ये आप नहीं मान रहे हो, लेकिन उनका ना बताना आपकी मैरिज को सक्सेसफुल कर सकता है। तो 8 नंबर का साइन बताता है कि पेनफुल रहने वाली है आपकी जर्नी जो है। वो तब पेनफुल नहीं रहेगी जब आप उसकी खोज नहीं करेंगे।
कि हस्बैंड कहीं पे गया है, कितने बजे गया है, कितने बजे आया है। 8 नंबर साइन क्या है? रॉ का है। रॉ या जासूसी का है। आप लोग जब जासूसी करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है? तो आपको क्या करना चाहिए? कहीं न कहीं अपने पार्टनर की बातें भी सबसे शेयर नहीं करनी चाहिए। जितना आप अपने पार्टनर की बातें शेयर करेंगे, जब 2 नंबर का साइन लगन में होगा, तो ही 8 नंबर का साइन आपके साथ में आएगा, सातवें भाव में आएगा। तो वो क्या बता रहा है कि आपको अपने पार्टनर के बारे में बातें किसी से नहीं करनी चाहिए। जितना आप अपने पार्टनर की, अपनी रिलेशनशिप की, अपने शादी की, अपने रिश्तों की, प्यार मोहब्बत की बातें छुपा के रखेंगे, उतना अच्छा रहेगा, नहीं तो मैरिज अनसक्सेसफुल हो जाएगी। 1 नंबर का साइन है या मंगल है तो क्या होगा? 1 नंबर का साइन भी ईगो देगा, एक्शन देगा, ठीक है? बॉडी बिल्डर जो है आपका, जो स्पाउस होगा, वो काफ़ी जो है वो एनर्जेटिक होगा। 1 नंबर का साइन यहाँ पे आ गया आपके, तो पार्टनर क्या होगा? एनर्जेटिक होगा, गुस्से वाला होगा, हमेशा एक्शन में, हमेशा दौड़ता-भागता नज़र आएगा। बॉडी फिज़िक जो है उसकी अच्छी होगी नॉर्मल लोगों से। डेडिकेटेड होगा, ठीक है? फायरी नेचर का होगा, नेचुरल है, गुस्सा होगा। आपको अब अपनी मैरिड लाइफ़ सक्सेसफुल करने के लिए क्या करना चाहिए? खुद को शांत रखना चाहिए, क्योंकि ये आप खुद हो, ये आपका लाइफ पार्टनर है। अब सामने वाली पार्टी क्या आ गई है? गुस्से वाली आ गई है, एक्शन वाली, तो आपको ठंडे रह के थोड़ा हँसी-मज़ाक में चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। अगर आप भी बराबर एक्शन करेंगे, तो क्या आएगा? हथियार। मंगल जो है वो हथियार है। जब भी 7th हाउस में 1 या 8 नंबर का साइन होगा, तो मार-पीट भी हो जाती है कई बार स्पाउस के साथ, ठीक है? तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और अगर मान लो आपकी पार्टनर आपको बहुत परेशान कर रहा है, मान लो आपका पार्टनर, ये चार्ट आपका ही है ना, मान लो कि आपका पार्टनर बहुत परेशान कर रहा है, आपको 7th हाउस की क्वालिटीज अपने अंदर ले आनी है। जो प्रैक्टिकल रेमेडीज ही मैं देने में विश्वास करती हूँ, और मुझे पता है कि मैरिज निभती कैसे है। जिस दिन जिस लोगों की भी, आपके क्लाइंट्स की मैरिड लाइफ खराब चल रही है, उनके 7th हाउस में प्लैनेट्स देखिए क्या है, उसको बोलिए कि वैसे बन जाइए। आप देखेंगे धीरे-धीरे उनका पार्टनर लेट डाउन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हमें किसी को लेट डाउन नहीं करना, यहाँ पे हमें मैरिज सक्सेसफुल करनी है। तो वो मैरिज में कैसे सक्सेसफुल होगी? वो इसी तरीके से होगी कि आपको 7वें घर में बैठी हुई राशि को कहीं न कहीं एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, तो जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट नंबर में 1 नंबर की राशि है, तो यहाँ 7 की आ जाएगी। तो पार्टनर क्या चाहता है कि आप बैलेंस नेचर के हो, आप समझदार हो, सब चीज़ें सँभाल के चलने वाले हो, ठीक है? आपको वैसे ही बन जाना है। यहाँ पे 2 नंबर की राशि है, तो यहाँ पे 8 नंबर आ जाएगा। पार्टनर क्या हो गया? आप बोलने वाले हो, वो चुप रहने वाला है। तो वो आपका पार्टनर क्या चाहता है कि आप भी धीरे-धीरे क्या करना चाहिए? शांत होना चाहिए। आपका पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अगर मैरिड लाइफ नहीं सक्सेसफुल हो रही है, तो आप अपने सिर्फ़ और सिर्फ़ किसको देखोगे? 7th हाउस को देखोगे। वहाँ पे साइन, प्लैनेट जो भी है, वैसी एक्टिविटी करनी शुरू कर दीजिए। मंगल है, एक्टिव हो जाइए, एक्शन में रहिए और अलर्ट रहिए। 3 नंबर का साइन लगन में है, यहाँ पे 9 आ जाएगा। 9 नंबर का साइन क्या है? फादर जैसी भूमिका होगी, फादर जैसा, गुरु जैसा पार्टनर होगा। अगर नहीं है,
जिस दिन आपका पार्टनर वैसी भूमिका निभाने लग गया, या आप अपने 7th हाउस जैसी, असल में क्या है कि 7th हाउस आपको पूरा कर रहा है, ये आपका 50% पार्ट है। पूरा कौन कर रहा है? 7th हाउस। आप आधे हो यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे आधे हो, इसको पूरा करना है हमें। तो पूरा कैसे होगा? आपको आधे गुण यहाँ के लेने हैं, आधे गुण यहाँ के लेने हैं, तो क्या होगा? 100% आपकी जीवन चलेगा। 4 नंबर लगन में है, 10 नंबर यहाँ पे है। हस्बैंड कैसा होना चाहिए? वर्कहोलिक। वर्कहोलिक होगा, डेडिकेटेड होगा, ठीक है, और सबसे अच्छा, जो जिसको कहते हैं जोरू का गुलाम या नौकर, ये लोग होते हैं 10 नंबर के साइन। आपको बच्चों की तरह प्यार करेंगे, आपके पीछे पीछे नौकरों की तरह घूमेंगे। 5 नंबर का साइन यहाँ पे है, 11 नंबर का साइन यहाँ पे आ जाएगा 7th हाउस में। जिस दिन आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रॉफिटेबल साबित हो गए, आपका 7वां भाव बता रहा है कि आपको अपने स्पाउस की सारी इच्छाओं को क्या करना है? पूरा करना है। 10 नंबर का साइन क्या बता रहा है? कि आपको डेडिकेटेड रहना है, नौकरों की तरह उसका हर काम करना है। 9 नंबर का साइन बता रहा है कि आपको अपने हस्बैंड को गुरु की तरह, बड़े भाई की तरह, और जिसको कहते हैं कि एक एडवाइजर की तरह चलना पड़ेगा। जिस दिन 11 नंबर का साइन जिनका भी है, लियो लगना है उनका, जिस दिन उनका पार्टनर उनके लिए प्रॉफिटेबल हो गया, जब तक उनकी इच्छाएं पूरी करता रहेगा, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी निभेगी। तो ध्यान रखिए, 12 नंबर का साइन आ गया आपके यहाँ पे, तो 6 नंबर का लगन आएगा आपका। 7, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरीके से गिन रही हूं मैं, ठीक है। तो 12 नंबर का साइन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो हस्बैंड कैसा हो गया? खर्चीला हो गया, खर्चीला हो गया, या बहुत ज्यादा सेविंग वाला होगा, या बहुत ज्यादा खर्चीला होगा। और आप क्या करेंगे? उसको बार बार रोकेंगे, मत खर्चा करो, मत खर्चा करो, मत खर्चा करो। आपको उसको धीरे धीरे खर्च से सेविंग की तरफ या इन्वेस्टमेंट की तरफ लाना है, ठीक है। इसी तरीके से उल्टा हो जाएगा कि 7 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब यही जो मंगल के साइन के यहाँ पे आ रहे थे, वही आप यहाँ पे काउंट करते जाइए। यहाँ पे जब भी आप किसी की मैरिज के बारे में प्रेडिक्ट करने जा रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है केतु को। केतु जो है वो क्या करता है? केतु जो है वो बताता है आपकी पास्ट की ऑब्सेशन को, पास्ट की ऑब्सेशन को, कि आपने यहाँ पे पास्ट में बहुत ऑब्सेशंस रखी। इसीलिए मैंने बोला कि वीनस प्लस केतु आ गया, मार्स प्लस केतु आ गया, तो वो क्या बताता है कि आपने इस चीज को बहुत ऑलरेडी भुगता हुआ है, तो इस जन्म में आपकी इच्छा नहीं होगी ये चीज लेने। जैसे कि आपका पेट भरा हुआ आया है और अभी आपको उल्टी आ रही है इस जन्म में, अब नहीं लेना, अब नहीं खाना, अब आपको वो चीज पसंद ही नहीं आई, राइट। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। इसके बाद अब हम बात करेंगे, सब प्रोमिसेस को देख लिया, एवरीथिंग हमने देख लिया, किस किस लेवल पे शादियां जो है वो कब नहीं होती, वो सब देख लिया। अब हम बात करेंगे कि जो शादी जो है वो किस कब होगी। अब मान लीजिए कि चार्ट में प्रॉमिस देख लिया आपने कि ठीक है शादी तो हो रही है, ऐसे फीचर्स मिल नहीं रहे हैं, और कुछ प्रॉब्लम के साथ मैरिज होगी, पर हो रही है, दिख रही है मैरिज, ठीक है। अब यहाँ पे कहानी
अब जब भी आप मैरिज, टाइमिंग ऑफ मैरिज देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे? टाइमिंग ऑफ मैरिज। अब आप देखो, टाइमिंग ऑफ मैरिज के लिए आपको सबसे पहले क्या देखनी है? महादशा। पहले तो क्या देखना है? पहले देखना प्रॉमिस। प्रॉमिस अगर है तो हम फिर महादशा पे जाएंगे। महादशा के बाद अंतरदशा पे जाएंगे। अब आप ये देखिए कि महादशा जो है वो 7 साल से लेकर 20 साल तक हो सकती है किसी भी प्लैनेट की। तो इसका मतलब इतने लंबे सालों में थोड़ी शादी होती रहेगी। तो हम क्या करेंगे, बीच की यानी कि अंतरदशा को उठाएंगे, ठीक है, और उस अंतरदशा को हम लोग देखेंगे कि वो अंतरदशा का प्लैनेट कौन सा है। राहु, सैटर्न, मरकरी, 9 प्लैनेट्स में से जो भी आपका है, कौन सा प्लैनेट वो है। मान लीजिए कि यहाँ पे 1 नंबर है और यहाँ पे 7 नंबर है, तो 1 नंबर का कौन लॉर्ड है? मार्स। 7th का कौन है? वीनस। यहाँ पे प्लैनेट मान लीजिए सैटर्न, केतु, राहु, कोई भी XYZ लिखा हो। जब भी शादी होगी तो क्या होगा? 7th हाउस रूल क्या है? सबसे पहला कि 7th हाउस के साइन, साइन के लॉर्ड की दशा या अंतरदशा में शादी। सबसे पहला रूल यहाँ पे अंतरदशा में शादी होगी। सेकंड रूल, 7th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स की महादशा या अंतरदशा में शादी होगी। राइट। थर्ड रूल, महादशा या अंतरदशा के प्लैनेट के नक्षत्र लॉर्ड मान लीजिए कि महादशा सूर्य की है, ठीक है, या अंतरदशा सूर्य की है, और उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन बना है? महादशा सन की है या फिर अंतरदशा सन की है, और नक्षत्र लॉर्ड मान लो वीनस बन गया है। जब आप एस्ट्रोसेज पे जाते हो तो आपको सारे प्लैनेट्स के वो नक्षत्र लॉर्ड मिल जाते हैं, आप उसमें देख सकते हो। अगर वो नक्षत्र लॉर्ड 7th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स में से कोई एक हुआ नक्षत्र लॉर्ड, यदि 7th हाउस से कनेक्ट हो गए तो शादी होगी। ठीक है, ये 3 रूल है सबसे पहले देखने आपको। इसके बाद क्या देखना है? सबसे इंपॉर्टेंट रूल कि आपके मान लीजिए जो भी वीनस मान लीजिए यहां बैठा हुआ है 7th में, इसके लिए हमें 2 प्लैनेट्स का क्या देखना है? गोचर देखना है। सबसे पहले जुपिटर का, फिर देखना है सैटर्न का। गोचर यानी कि प्रेजेंट टाइम में जुपिटर और सैटर्न किस भाव में जा रहे हैं। मान लीजिए कि कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग अभी हम किसी की शादी जो है वो प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं, और इस समय हम जानते हैं कि सैटर्न जो है वो 11 नंबर की राशि में गोचर कर रहे हैं, और
ना तो ये रेट्रो है, ना ही इस समय कंबस्ट है। तो हम क्या कहेंगे, अब यहाँ पे जब भी सैटर्न जो है वो इस तरह से, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सैटर्न जो है जो त्रिकोण संबंध जब बनाएगा वीनस के साथ, तो शादी ज़रूर होगी। यानी सैटर्न के ट्राइन में सैटर्न के ट्राइन में वीनस आएगा आएगा जब, तो शादी होगी। इसके बाद आपका जुपिटर भी आपका जुपिटर भी मान लीजिए कि फीमेल के चार्ट में मैंने जैसे बोला कि मंगल को देखना जरूरी है। अब यहाँ पे किसी के चार्ट में मान लो मंगल यहीं बैठा हुआ है। अब यहाँ पे सैटर्न जो है वो थर्ड दृष्टि से मंगल को देख रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सैटर्न और मंगल मिलकर इस लड़की की शादी इस गोचर में करा सकते हैं। ठीक है। गोचर हेल्प करता है जब भी आपकी किसी भी इवेंट होने में। मान लीजिए कि आप अपने घर में हैं और किसी चीज का ऑर्डर आपने दिया हुआ है, तो ऑर्डर जो है बेशक आपने पास्ट में 2 दिन पहले दिया है, 4 दिन पहले दिया है, लेकिन उसको पहुंचाएगा कौन, उसको डिलीवर कौन करेगा, जो आज बंदा आएगा। इसी तरीके से जो ये प्लैनेट होते हैं ये हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं उस इवेंट को होने के लिए। तो आपको मोटा मोटा ये देखना है। चलिए इसको थोड़ा सा मैं और स्पष्ट करके आपको दिखाती हूँ, फिर हम एक प्रैक्टिस चार्ट लेंगे। तो हम ये देख रहे थे कि मान लीजिए कि हमने बोला कि 7वें घर की जो राशि है उसके लॉर्ड की दशा आ जाए, उसमें बैठे हुए कोई भी प्लैनेट की दशा आ जाए, तो क्या होगा, शादी हो जाएगी। अब ये तो पता चल गया हमें, लेकिन इस शादी को कराने के लिए गोचर के प्लैनेट्स की ड्यूटी लगाई जाती। गोचर के प्लैनेट जो है वो सैटर्न, राहु, जुपिटर, जब तक ये तीनों 7th हाउस से कनेक्ट नहीं होंगे, उन प्लैनेट से कनेक्ट नहीं होंगे, बेशक दशा चल रही है, बेशक अंतर दशा चल रही है, तब तक शादी नहीं होगी, वो चीज आपके तक पहुंचेगी नहीं। तो सैटर्न मान लो इस समय 11 नंबर राशि यहाँ पे है, जैसे हमने कालपुरुष कुंडली की ली थी। सैटर्न यहाँ पे गोचर कर रहे हैं, तो सैटर्न ने यहाँ पे बनाया है ट्राइन कनेक्शन। तो ये कह रहा है कि इनकी दशा अंतर दशा भी चल रही है ये वाले प्लैनेट्स की, और मैंने भी देख लिया है, तो शादी होगी। दूसरा, इसी तरीके से मान लीजिए जुपिटर जो है इस समय 1 नंबर साइन में चल रहा है, उसने भी कहीं ना कहीं 7th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स को देख लिया जिनकी दशा अंतरदशा चल रही थी, या इनके जो महादशा और अंतरदशा के जो नक्षत्र लॉर्ड है, अगर उनको मान लीजिए जुपिटर ने या सैटर्न ने देखा, तो शादी हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। मान लीजिए कि ये आपका मार्स जो है वो 15 डिग्री का है, और अभी सैटर्न चल रहा है 12 डिग्री का। जब ये सैटर्न जो है वो सैटर्न जो है वो 12 डिग्री का है, और आपका जो नेटल का मार्स है वो मान लीजिए 15 डिग्री का है, जो दशा और अंतर दशा में आया हुआ है। जैसे ही ये 14 पे आएगा, बिल्कुल इसके क्लोज में, उस समय पर शादी होगी। और आप बहुत आसानी से उसकी डेट निकाल सकते हैं कि
कब सैटर्न किस महीने जो है वो 15 डिग्री के या 14 डिग्री के आसपास होगा। हमेशा जो इवेंट हैपन होता है, जब सैटर्न 15 पे हो जाएगा तो इवेंट हो चुका होगा। इवेंट आपका 14 पे होगा या 13 पे होगा, क्योंकि कोई भी प्लैनेट दूसरे प्लैनेट को धक्का देता है कि वो काम करिए। इसको बोलते हैं हम गोचर, काम करिए। ठीक। आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और उम्मीद करूंगी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं और वहां से आप पूछ सकते हैं। और अभी हम कुछ जो है और चीजें जो है एग्जाम्पल चार्ट आप लोगों को दूंगी। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल चार्ट्स जो है वो लेंगे। ठीक है। तो उनमें मैं आपको बताऊंगी कि इस तरीके से जो है वो मैरिज उस समय हुई है उनकी। तो ये एक चार्ट है हमारे क्लाइंट का। इसमें आप ध्यान से अगर देखो तो जन्म कुंडली में सूर्य और शनि क्या बैठे हैं। सूर्य और शनि बैठे हुए हैं 7th हाउस में, और राशि है 2 नंबर की जो है लिब्रा की। यहाँ पे अगर आप प्रिडिक्ट करना चाहो तो इनके पार्टनर जो है वो काफी क्या होंगे, काफी वेल्दी हो सकते हैं। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो एक राशि वीनस की यहाँ है और दूसरी राशि 7वें में है। 7वां घर जो है, 12वां घर जो है, सॉरी, वो विदेश को दिखाता है। तो मे बी इनका पार्टनर फॉरेन से जुड़ा हुआ होगा, जो कि मेरे बहुत क्लोज हैं, तो मुझे पता है कि वो फॉरेन में ही हैं। अभी तक भी वो मैरिज के बाद फॉरेन में है। दूसरा, यहाँ पे मैरिज के लिए हमें देखना है कि मैरिज जो है वो इनकी किस दशा अंतरदशा में होगी। तो हमारे पास कौन कौन से प्लैनेट आए हैं। शुक्र आया है, दूसरा क्या आया है, सूर्य आया है, फिर आया है चंद्रमा। तो हमारे पास 3 प्लैनेट आ गए हैं, जिनको किसी भी तरीके से जो इनकी मैरिज हुई है वो हुई है 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर और 1995 में। ठीक है। अब आप लोगों के लिए ये काम रहेगा, तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो 11 अक्टूबर 1995 में जो शनि थे, 95 में जो शनि थे वो किस राशि में थे, गुरु जो थे वो किस राशि में थे। तो शनि जो है एक राशि में कितने साल रहता है, 95 के हिसाब से इनके मैरिज को जो है वो 29 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है। 29 ईयर्स हो चुके हैं, नहीं 28 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है। 28 ईयर्स हो चुके हैं। 28 ईयर्स के पहले शनि जो है वो कहाँ थे, तो इसको बैकवर्ड लेकर जाएंगे। शनि एक राशि में कितने साल रहते हैं, शनि एक राशि में रहते हैं 2.5 साल। तो अभी शनि जो है वो 11 नंबर राशि में। तो यहाँ 2.5, फिर यहाँ 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20। ठीक है। 20 के बाद 22.5 और 24.5, साढ़े सॉरी 25।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आज से 25 साल पहले जो शनि देव थे वो 2 नंबर राशि में ही भ्रमण कर रहे थे। ठीक है? एक बार फिर से काउंट कर लीजिए। 2.5 साल यहाँ पे अभी रहेंगे, क्योंकि अभी 1.5 साल हुआ है यहाँ पे शनि को, इस राशि में 11 में 1.5 साल हुआ है। चलो आप 1.5 साल ले लो, ठीक है? 1.5 साल लीजिए और उसके बाद आपको जब किसी के इवेंट के लिए निकालना है, तो आप उसकी शादी का या आप लोग अपनी-अपनी मैरिज का एक चार्ट बना लीजिए उस डेट का। आपको स्पष्ट नज़र आ जाएगा और अपने लगन पे रोटेट कर लीजिए। आपको साफ नज़र आ जाएगा कि उस समय गुरु की क्या स्थिति थी, राहु की क्या स्थिति थी, शनि की क्या स्थिति। जैसे इस चार्ट में मैं बता रही हूँ कि 1.5 साल यहाँ पे 11 नंबर राशि में हुआ, 2.5 साल वो पीछे 10 में काट के आया है। तो कितना हो गया? 4 हो गया। 4 और ढाई 6.5, 6.5 और 6.5 और ढाई 9 हो गए। 9 और 2 11, 11.5, 11.5 और 2 13.5 14, 14 16.5, 16.5 18.5 19, 19 और ढाई लगभग 22वाँ साल यहाँ पे। और उसके बाद जैसे मैंने बोला कि शादी को जो है वो लगभग 28 साल हो चुके हैं। और वैसे भी आप देखो तो शनि जो है वो घूम के अपनी राशि में कितने साल बाद क्या आता है? वो 30 साल बाद आता है। तो लगभग अगर आप ध्यान से देखो तो इनका शनि जो है वो किसी ना किसी तरीके से 7वें घर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक चार्ट बना के आप देख सकते हो। मैं आप लोगों को ये होमवर्क दे रही हूँ कि आप ये काम करिए और इसको प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर करिए कि आपको इसमें क्या प्लस पॉइंट दिखा है। डेट मैंने बता दी है कि उस समय आपको सिर्फ़ ये देखना है कि इस बंदे का जो शादी है वो इस टाइम पे ही क्यों हुई है। जैसे मान लीजिए कि गुरु जो है वो एक राशि में 1 साल रहता है, ठीक है? तो गुरु इस समय जो है वो 12 नंबर राशि में था। गुरु जो है 12 नंबर राशि में, तो वो 12 साल पहले भी यही था, ठीक है? तो 12 से 12 24, 24वें साल में भी वो यही है। और उसके बाद गुरु जो है 36वें साल में यहाँ आएगा। तो गुरु की दृष्टि भी इस भाव पे किसी तरीके से होनी चाहिए। तो फिर हम क्या कहेंगे कि गुरु उस समय यहाँ पे था या कहाँ पे था कि उसकी दृष्टि 7वें घर पे पड़ी है। तो 24 यहाँ पे है, 25, 26, 27, 28 और 29, ठीक है? तो लगभग वो छठे घर में बैठकर उसने सूर्य और शनि को ज़रूर देखा, जिस समय ये इवेंट हैपन हुआ। आप लोगों को सिर्फ एग्ज़ाम्पल के लिए दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा क्लास लंबी हो जाएगी इसलिए आपको तो जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, आप उसमें विस्तार पे देखिए और होमवर्क के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप इसको करिए, आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें प्रॉब्लम जो आती है, तो फिर हम लोग डिस्कस जो है वो ज़रूर करेंगे। तो ये जो मैरिज से रिलेटेड आपको मैंने क्लास बताई है और इसमें जो इवेंट बताने का और इसमें गोचर कैसे चेक करेंगे और आपके उस समय पर जब आपकी मैरिज हुई उस समय का आप एक चार्ट बनाएंगे और उस समय के उसके अपने लगन को रोटेट कर लेंगे मान लीजिए तो फिर आपको समझ में आएगी कि कौन-कौन से प्लैनेट की हेल्प हुई थी और इसी तरीके से फिर आप अपने क्लाइंट को आराम से मैरिज का बता सकते हो कि इस समय भाई आपकी मैरिज हो सकती है। सो आपको उम्मीद है मुझे उम्मीद है सॉरी कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर इसमें आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो आप बेधड़क होकर प्लेटफ़ॉर्म पर इन्फॉर्म कर सकते हैं। मैं इसका एक जो जो भी आपके क्वेश्चन आंसर होंगे उनका आंसर देने का मैं प्रयास करूँगी। और इसी तरीके से हम आने वाले समय में और भी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे जैसे फॉरेन एस्ट्रोलॉजी है, किड्स एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है? करियर एस्ट्रोलॉजी है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इन्फॉर्म ज़रूर करिए और जो है हमारे किसी भी तरीके से आपको किसी भी भाव को, किसी भी राशि को समझने में अगर दिक्कत होती है तो आप हमें ज़रूर बताइए। अपना कंसर्न ज़रूर दीजिए, पॉज़िटिव, नेगेटिव ताकि हम इसको और इम्प्रूव कर पाएँ।
थैंक यू वेरी मच।